नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की भी घटना पुरानी है और मध्य प्रदेश से है। हुआ कुछ यूं कि मध्य प्रदेश के जिला मांडला के थाना बिछिया पर 23 सितंबर 2021 को तीन चार लोग आए, जिनमें से एक लापता व्यक्ति का भाई, उसका पिता और कुछ पड़ोसी थे। उन लोगों ने बताया कि गांव का ही राजेंद्र पेंद्रे, जिसके पिता और भाई थाने पर उसकी गुमशुदगी लिखवाने आए थे, वो 20 सितंबर 2021 को रात करीब 8 बजे खाना खाने के बाद अपने नए बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बनाए जाते हैं, उनकी निगरानी के लिए पिछले कई दिन से जा रहा था। वो और उसका चचेरा भाई वहीं बैठे हुए थे। किसी से बात करते करते वो फोन लेकर उस नए बन रहे प्रधानमंत्री आवास से बाहर निकला। चचेरे भाई ने थोड़ी देर तक वेट किया। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। जब वो वापस नहीं आया तो उन लोगों ने, उसके भाई ने, वहां आसपास उसको ढूंढना शुरू किया कि हो सकता है बात लंबी हो गई हो और कहीं आगे जाकर बात कर रहा हो। सवेरे तक उसने काफी प्रयास किया, फिर घर वालों को बताया, फिर मोहल्ले वालों को बताया और फिर लगातार उसकी तलाश करते रहे। 3 दिन तक जब वो नहीं मिला तो हार कर 23 सितंबर 2021 को वो लोग थाने पर पहुंचे। थाने में जैसा कहा जाता है कि फोटो लाइए और क्या था और नंबर क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, इस तरह की बातें। चूंकि उन लोगों ने बताया था, घर वालों ने, कि वो किसी से बात करते करते रात करीब 8:30 बजे या 8:25 से लेकर 8:35 के बीच की बात बताई। पुलिस ने उस नंबर को ट्रैक किया तो वाकई ये बात हुई थी और वो बाहर से फोन आया था। गांव की ही एक लड़की का वो फोन नंबर भी मिला। लेकिन गांव वालों में उस लड़की के बारे में कोई बहुत ऐसी बातचीत में नहीं निकली कि पुलिस फौरन उनसे पूछताछ करना शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस ने यही जानने की कोशिश की कि उस दिन हुआ क्या था, वो कैसे गया था। तो पता लगा कि रात करीब वही 8:30 पौने 9 बजे गांव का ही ये गायब गुमशुदा आदमी, जिसका नाम राजेंद्र पेंद्रे था, राजेंद्र पंद्रे, जिसकी उम्र करीब 22 साल थी, वो अपने चचेरे भाई दिनेश के साथ बैठा हुआ था। अचानक किसी का फोन आया। फोन उस समय ज्यादा नजदीक, वो फोन पर ही दोनों भाई कुछ देख रहे थे और वो फोन जिस पर, जो भाई का फोन था, गुमशुदा का जो फोन था, वो चचेरे भाई के ज्यादा नजदीक रखा हुआ था। उस पर एक लड़की का नाम जैसे ही रिफ्लेक्ट हुआ, उसने भाई को फोन दे दिया। भाई यानी गुमशुदा थोड़ी देर तक, 2-1 मिनट तक तो उसके सामने ही बात करता रहा और फिर वो बात करते करते बाहर निकल गया। दिनेश को लगा कि भैया बात करेंगे और हो सकता है उसके बाद वो पुराने घर में चले जाएं, यानी जहां वो रहाइश है। ये तो नया मकान उनका बन रहा है। फिर भी वो घर से बाहर निकला और फिर घर जाकर देखा उसने तो पता लगा राजेंद्र वहां भी नहीं पहुंचा है। तब फिर परिवार, आसपास के गांवों में, दोस्तों, रिश्तेदारियों में, सब जगह उसकी तलाश शुरू की और थक हार कर जब उसका कुछ पता नहीं लगा, तब पुलिस के पास सूचना दी गई। पुलिस ने ये सब इनिशियल जानकारी, फोन का सीडीआर, किसका फोन था, ये सब पता करने के बाद पुलिस भी उन लोगों के साथ जो संभावित जगह है वहां पर ढूंढने का प्रयास करती रही। लेकिन घटना के, यानी गायब होने के 20 सितंबर 2021 के 5 दिन बाद 25 सितंबर 2021 को परिवार के कुछ लोग और ग्रामीण उसे जंगल में तलाशने लगे, जो घर से थोड़ा दूर था, करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर था। वहां पर जब राजेंद्र यानी गुमशुदा के चाचा मत्ते सिंह
रमेश और संतराम थिक ऑफ जंगल यानी जहाँ गहरा जंगल है, जहाँ घना जंगल है, वहाँ पहुँचे। वहाँ एक असहनीय बदबू उनको उनके नाक में आने लगी। थोड़ा विचलित हुए, शंका भी हुई, तो उस बदबू की दिशा में वो लोग बढ़ने लगे। थोड़ी देर में वो वहाँ पहुँच गए जहाँ से बदबू आ रही थी, लेकिन उसको देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ झाड़ियों के बीच में एक युवक का शव पड़ा हुआ था जो बुरी तरह से सड़ चुका था। शव अर्धनग्न था। शरीर पर न तो पैंट थी न अंडरवियर था। पूरे शरीर पर कीड़े लग चुके थे। चेहरे का पहचानना मुश्किल हो रहा था और सबसे भयावह बात ये कि शव के प्राइवेट पार्ट्स गायब थे। ऐसा लग रहा था उन्हें किसी तेज धारदार हथियार से काटा गया है। कपड़ों और हुलियों से सबकी शिनाख्त राजेंद्र पंद्रे के रूप में हो गई। खैर, खबर पर फैलते ही गांव में सनसनी हो गई। राजेंद्र की बहन प्रियंका और मां मन्नोबाई दोनों बदहवास हालत में मौके पर पहुंच गए। पुलिस गुमशुदगी लिखी हुई थी। पुलिस को इत्तला की गई कि सब बॉडी मिल गई है। पुलिस भी दल बदल के साथ वहां आ गई। पुलिस अपने साथ फॉरेंसिक की टीमें, डॉग स्क्वाड, ये तमाम चीज़ें जो नेसेसिटी होती है किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो आवश्यक है किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए, शुरुआती इन्वेस्टिगेशन के लिए, इन सब के साथ पहुंच गई। शव की हालत देखकर पुलिस को दो थ्योरी समझ में आई। एक कि वो बात करते करते जैसे ही ये जंगल के मुहाने पर पहुंचा होगा, किसी जंगली जानवर ने उस पर आक्रमण कर दिया। वहां पर तेंदुओं का आतंक भी है, तो जानवर ने उसके शरीर को छत विछत कर दिया। दूसरा ये था कि चूंकि उसके प्राइवेट पार्ट्स को काटा गया था, स्पष्ट लग रहा था कि ये किसी धारदार हथियार से काटा गया है, तो दूसरा एंगल वो हत्या का था कि ये नृशंस हत्या है। किसी ने पहचान मिटाने की गरज से मामले को भटकाने के लिए शव को जंगल में फेंक दिया। और प्राइवेट पार्ट का गायब होना, वैसे भी मैं भी अपनी सर्विस में अगर किसी पुरुष के प्राइवेट पार्ट्स को काटा गया है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, कूचा गया है, तो ये स्पष्ट हो जाता है बॉडी देखते ही कि ये मामला आशनाई का है, यानी इश्क में ये घटना हुई है। और तब फिर आगे प्रोसीड होती है। ज़्यादा जोर इस पर लगाती है पुलिस की इससे किसके किसके संबंध रहे होंगे, घर में या घर के बाहर। तो फिर उसको टटोला जाता है, उसे तमाम तरह से पूछताछ की जाती है और ज़्यादातर मामलों में आशनाई का ही मामला निकलता है जब प्राइवेट पार्ट्स के साथ छेड़छाड़ की गई हो। महिला के शव के संबंध में या महिला की हत्या के संबंध में ठीक यही बात है। उसमें भी अगर निजी अंगों के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है या उसके साथ बर्बरता हुई है, तो फिर कुछ न कुछ बात ये समझ में आती है कि मामला आशनाई से ही, आशनाई या फिर जिसे वो कहते हैं, जिसे इज्जत के लिए की गई हत्या जिसे कहते हैं, ऑनर किलिंग जिसे कहते हैं, उसके संबंध में जांच को थोड़ा उस दिशा में तेजी से आगे की तरफ बढ़ाया जाता है। खैर, पुलिस ने पहली नज़र में इसे हत्या का मामला मानकर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ये इंश्योर कर लेना चाहती थी कि इसके साथ ऐसा तो नहीं है कि जंगली जानवर के हमले में ऐसा हुआ हो। इसको इंश्योर करने के लिए ये हत्या है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच उसने करनी शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई जब शाम तक, तो उसमें जानवरों द्वारा किए गए हमले की थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर दिनेश कुमार टाकसांडे द्वारा जो मौत का कारण बताया गया वो चौंकाने वाला था कि कॉज ऑफ डेथ स्ट्रेंगुलेशन आया उसमें, क्योंकि उसकी हाइड बोन यानी गर्दन की, गले की हाइड बोन वो टूटी हुई पाई गई। शरीर पर कई जगह चोटों के निशान थे और सबसे अधिक गंभीर बात वही पोस्टमार्टम से भी निकल कर आई
कि प्राइवेट पार्ट को किसी धारदार हथियार से काटा गया था, जिससे अधिक रक्तस्राव यानी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग और सदमा जिसे कहते हैं, उसकी वजह से ये मौत हुई थी, जो कारण उसमें दिया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। पुलिस का शक पुख्ता हुआ कि ये रंजिश में की गई नृशंस हत्या है। खैर, रंजिश की दिशा में जब पुलिस ने काम करना शुरू किया तो उसको ये प्रेम कहानी वाली एंगल धीरे धीरे उसे सामने आने लगी। राजेंद्र की माँ मन्नूबाई ने पुलिस को बताया कि उसके बेटे का गांव की ही एक लड़की सोनल से प्रेम संबंध था। उसने सीधा आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि सोनल के घर वालों ने ही मेरे बेटे को मारा है। जिस रात वो गायब हुआ उस दिन उसका भतीजा दिनेश बता रहा था कि वो सोनल से ही बात करते करते घर की तरफ गया था। इस कहानी की पुष्टि उस रात राजेंद्र के साथ मौजूद आखिरी शख्स उसके चचेरे भाई दिनेश ने भी की। दिनेश ने बताया कि भैया स्वेटर लेने के बाद वापस आए, तभी सोनल का फ़ोन आया। मैंने मोबाइल फ़ोन भैया को दिया। वो उनसे बात करते करते अपने घर की तरफ जाने के लिए गेट से बाहर हो गए। वो निर्माणाधीन घर से बाहर हो गए, फिर लौट कर नहीं आए। तो इतनी इनिशियल जांच हुई। अच्छा, इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का जो ड्यूरेशन था वो 4 से 6 दिन पहले हुई हत्या बताई गई थी। तो इस तरह से पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ये योजनाबद्ध यानी कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। हत्या की पुष्टि होते ही पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जांच को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस की एक टीम लगातार 2 महीने तक उसी गांव में कैंप करती रही, डेरा डाल दिया। एक एक घर और एक एक व्यक्ति से पूछताछ की गई। शक के आधार पर पुलिस ने सोनल के पिता, भाई और कुछ रिश्तेदारों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। कई कई दिनों की कड़ी पूछताछ के बाद और निरंतर यही प्रक्रिया अपनाने के बाद भी ये लोग बराबर इनकार करते रहे। पुलिस को उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत या ऐसा कोई गवाह नहीं मिला जो उनके अपराध को साबित कर सकता हो। आखिरकार सबूतों के अभाव में पुलिस को उन्हें छोड़ना पड़ा, यानी लड़की के भाई, लड़की के पिता और कुछ रिश्तेदारों को। लेकिन ये रूटीन बन गया। लगभग 2 महीने के लिए 2 महीने तक लोगों को थाने पर लाया जाता था, पूछताछ होती थी और छोड़ दिया जाता था। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया में भी हत्या की जो गुत्थी थी वो सुलझने के बजाय उलझती चली गई। तमाम बातचीत के बाद पुलिस को एक सूत्र नजर आया। जब पुलिस को ये लगने लगा कि ये भी तमाम हत्या की ऐसी अनसुलझी फाइलों की तरह बंद हो जाएगी और फिर इसका वही हश्र होगा जो पुरानी फाइलों का हुआ है, तो उन्हें पता लगा कि गांव में चैन सिंह नाम का एक आदमी घटना वाले दिन मौजूद था। लेकिन वर्तमान में वो केरल में यानी करीब 1900 किलोमीटर दूर अपने जिस काम में जहां वो काम करता था उस काम के सिलसिले में गया हुआ है। पुलिस को ये उम्मीद लगी कि हो सकता है इसे कुछ जानकारी हो और शायद इसी वजह से वो तुरंत घटना के तुरंत बाद ही केरल चला गया हो। एक टीम केरल गई, उसको वहाँ पकड़ के उसे मांडला ले आई। फिर पुलिस को उसने एक कहानी बताई, बल्कि पुलिस ने ही ये बताया कि उसने कौन सी कहानी बताई है। उसने बताया कि मैं मोहगांव का रहने वाला हूँ। 20 सितंबर को मैं अपने दोस्त राकेश से मिलने अतरिया गया था। वो नहीं मिला तो मैं लौट रहा था। रास्ते में नैन सिंह यानी उस लड़की मृतक की प्रेमिका सोनल सिंह के पिता नैन सिंह के घर के सामने ही मेरी बाइक खराब हो गई। नैन सिंह ने 7 साढ़े 7 बज रहे थे उस समय। नैन सिंह ने उस गाड़ी को ठीक करने में मेरी बहुत मदद की, लेकिन वो गाड़ी ठीक नहीं हुई। जब रात देर होने लगी तो उन्होंने मुझे अपने घर पर रुकने के लिए कहा। चैन सिंह के इस बयान को पुलिस ने बताया कि साहब अपने ही घर पर रुकने के लिए कहा
और रात करीब 8:30 पौने 9 बजे के आसपास मुझे घर के भीतर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। और ये आवाज़ आई कि घर में कौन घुस गया, कौन घुस गया, कौन मेरी बेटी से छेड़छाड़ कर रहा है। मैं बाहर निकला तो देखा नैन सिंह और उनका बेटा संदीप एक आदमी को बुरी तरह से पीट रहे थे। अब ये उसका बयान हो गया और पुलिस ने उसको मुख्य गवाह बनाया, चश्मदीद गवाह बनाया कि साहब ये उस दिन था, ये उसी घर में रुका। पुलिस ने जो एक थ्योरी उसके मुंह से कहलवाई कि साहब वो गाड़ी मेरी खराब हो गई, और इत्तेफाक देखिए कि उसी के घर के सामने खराब हुई, लड़की के घर के सामने। लड़की के बाप ने बड़ी मेरी मदद की, और फिर जब बहुत वो बाइक मेरी ठीक नहीं हुई तो अपने ही घर पर सोने के लिए कहा, और मैं उन्हीं के घर पर रुक गया। और मैं पूरी तरह से सोया भी नहीं था, तभी आवाज़ें आने लगीं। बाहर निकलकर मैंने देखा कि एक लड़के को नैन सिंह और उनका लड़का बुरी तरह से पीट रहे हैं। अब वो लड़का कौन था, ये फिर पुलिस ने बताया कि वो किसको, कौन वो जिसको पीट रहे थे वो कौन था। खैर, ये पुलिस के लिए एक ब्रह्मास्त्र हो गया। पुलिस ने, क्योंकि न तो ये साबित हो सकता है कि गाड़ी खराब कहाँ हुई, न ये साबित हुआ कि वो उसी के घर रुका हुआ था। घर वालों के बयान के अलावा किसी का बयान नहीं है कि हाँ वो उस रात में, घटना वाली रात में उस घर में सोया हुआ था। खैर, उस बयान को आधार बनाकर पुलिस ने नैन सिंह और उनके बेटे संदीप को गिरफ्तार कर लिया, और बाद में पुलिस ने बताया कि दोनों ने ही अपना जुर्म कबूल कर लिया। संदीप का बयान था कि मेरी बहन सोनल का गांव के ही राजेंद्र पंडे से अफेयर था और राजेंद्र पंडे उससे शादी करना चाहता था, लेकिन हम लोग इसके लिए राजी नहीं थे। मैंने राजेंद्र को कई बार समझाया। 20 सितंबर की रात मैंने बाड़ी यानी घर के पीछे का हिस्सा, जो एक हल्का सा बाड़ लगा देते हैं, जानवर रखे जाते हैं, कुछ पेड़ पौधे लोग लगा देते हैं, वहाँ पर खुला हिस्सा है घर के पीछे का, उसे बाड़ी कहते हैं, कहीं कहीं बाड़ भी कहते हैं। तो मैंने देखा कि राजेंद्र सोनल के कमरे की तरफ जा रहा था। जब मैंने उसे पकड़ा तो उसने कहा कि वो सोनल से प्यार करता है और उसे आज भगा कर ले जाएगा। अब पकड़ लिया उन्होंने जब उसने ये कहा कि वो भगा कर ले जाएगा। नैन सिंह ने कहा कि राजेंद्र की मेरी बेटी पर गलत नज़र थी। रात में मैंने उसको पकड़ा, गुस्से में हमने उसका गला घोंट दिया और अपने छुरे से उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया। हमने उसकी लाश को गमछे से बांधकर डंडे पर लटकाया और रानीगंज के जंगल में फेंक दिया। लौटते समय हमने उसका मोबाइल तोड़ दिया और सिम फेंक दिया। छुरा, कपड़े और गमछी अपनी बाड़ी में पत्थरों के नीचे छिपा दिए। अब देखिए, 3 इकबालिया बयान हुए। एक जो वहाँ से केरल से जिसको बुलाकर लाया गया और उसने बताया कि साहब मैं तो रात में रुका था वहाँ पर और ऐसे ऐसे वहाँ हुआ था। दूसरा बाप बेटे का बयान, उसके इस बयान पर भी हम रुके हुए थे। ये दोनों किसी एक व्यक्ति को मार रहे थे। पकड़ा गया तो उन्होंने कहा साहब हमने पकड़ा, हमारी बहन पर उसकी भी नीयत खराब थी और हमने उसे उस समय गुस्से में मार दिया और उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया। खैर, ये बयान इन लोगों ने अदालत में करा दिए। बयान 2 अभियुक्तों का और बयान 1 चश्मदीद का। चश्मदीद या आप ये कह लें कि जो मौके का गवाह था, उसका बयान अदालत में करा दिया। निचली अदालत ने दोनों को दोषी पाया और सज़ा सुना दी। फिर ये दोनों हाई कोर्ट गए। असली मामला हाई कोर्ट में समझ में आया। जबलपुर हाई कोर्ट में इसको चुनौती दी गई और उन दोनों ने कहा, बाप बेटे ने, कि हम भी बेकसूर हैं और पुलिस ने एक मन गढ़ंत कहानी बनाकर उन्हें फंसाया है। उनका तर्क है कि उनसे जबरन खाली कागज़ों पर हस्ताक्षर कराए गए, उन्होंने कभी अपना कोई अपराध कबूल नहीं किया और जो कपड़े और जो छुरा बरामद किया पुलिस ने मेरे बाड़ी से, वो हम लोगों ने कभी नहीं रखे थे।
पुलिस ने कहीं से लाकर उसे रखा और फिर ये बताया कि ये यहाँ पर रखे हुए हैं, हम इसे बरामद कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि गवाह चैन सिंह को पुलिस ने मार पीट कर झूठा बयान देने के लिए तैयार किया था। 30 जुलाई 2025 को जबलपुर हाई कोर्ट ने अपना एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्टेड जजमेंट है ये। वहाँ न्यायमूर्ति जस्टिस विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति अवनींद्र कुमार सिंह की खंडपीठ ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए बाप बेटे दोनों को जुर्म से बरी कर दिया और बरी करने के एक एक करके पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का जो छिद्रान्वेषण किया जजों ने, वो चौंकाने वाला था और एक उसका कारण देकर उन्होंने उन दोनों को बरी किया। कोर्ट ने कहा कि मुख्य गवाह चैन सिंह एक विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। उसने खुद स्वीकार किया कि उसे घटना की जानकारी केरल से लौटने के बाद पुलिस से मिली, यानी जो उसका बयान लिया गया कि साहब ये बता रहा है, वो पुलिस के द्वारा तैयार कराया गया बयान था। महत्वपूर्ण बात यह है कि मृतक की मां ने यह पॉइंट आउट किया कि चैन सिंह उस रात नैन सिंह के घर पे नहीं था, यानी महिला के मृतक की जो प्रेमिका थी उसके घर पर नहीं था, बल्कि वहाँ से काफ़ी दूर कुंवर सिंह के घर पर रुका हुआ था। वो जो सीडीआर पुलिस ने दाखिल की थी, लोगों की बातचीत की और चैन सिंह की, उसमें भी लोकेशन उस घर की नहीं थी, लेकिन चूंकि बयान में लिखा हुआ था तो उस बयान पर ही जोर डालते हुए पुलिस ने अदालत में ये चार्जशीट सबमिट कर दी थी। पोस्टमार्टम में कॉल डिटेल्स में एक बड़ी खामी विवेचना में दिखाई पड़ी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार राजेंद्र की मृत्यु 4 से 6 दिन पहले हो चुकी थी, लेकिन कॉल डिटेल्स में दिखाया गया कि उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी मोबाइल से बातचीत हुई थी, यानी जो 4 से 6 दिन बताया जा रहा है, ये समय ज़्यादा बताया गया। जिस हिसाब से पोस्टमार्टम में उसकी डेथ का टाइम था, उसके बाद भी उसकी अपनी लोगों से बात हुई है, यानी राजेंद्र ने स्वयं बात की थी। ये साबित हुआ आगे की इन्वेस्टिगेशन में। अगली बात, प्रोसिक्यूशन ने जो अपना पक्ष रखा कि हत्या का मकसद प्रेम संबंध था, लेकिन वो ये प्रेम संबंध था या सामान्य संबंध था, ये साबित करने में प्रोसिक्यूशन नाकाम रहा। सबसे बड़ा कारण बताया कोर्ट ने कि सोनल को, यानी जिस लड़की से प्रेम संबंध के कारण उसकी हत्या हुई, सोनल को पुलिस ने कहीं भी गवाह ही नहीं बनाया। जो मृत्यु के, जो हत्या के कारण होते हैं, जिसके कारण हत्या होती, जो हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जरजुरू और ज़मीन की वजह से हत्या हुई है, तो वो हत्या का कोई कारण कैसे बताता जब तक कि सोनल से गवाही, सोनल की अदालत में गवाही न होती। लेकिन सोनल की कभी भी अदालत में गवाही इसलिए नहीं हुई कि पुलिस ने उसे गवाह बनाया ही नहीं। खैर, अगली बात उन्होंने ये बताई कोर्ट ने कि पुलिस विवेचना में ये भी साबित नहीं कर पाई कि लड़की का परिवार इस संबंध, इन दोनों के संबंधों के खिलाफ था या उसका विरोध करता था। इसका कोई उल्लेख ही नहीं है जांच रिपोर्ट में, या क्यों कह लें विवेचना में। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस ने 4 महीने तक कोई ठोस सबूत नहीं जुटाया और बाद में एक कमज़ोर कहानी गढ़ दी, और खुले जंगल से जो ये बरामदगी की गई है, छुरा, कपड़े इत्यादि, वो तो कोई भी वहाँ रख सकता है। वो कैसे वहाँ किसने किया है, किसके निशानदेही पर उसको बरामद किया है, इसका कोई उल्लेख केस डायरी में नहीं है। आज की घटना देखिए, इस पूरी घटना में जो एक तथ्य है वो ये है कि राजेंद्र पेंद्रे की हत्या हुई।
ये एक तथ्य है, ये फैक्ट है। ये भी तथ्य है जो सीडीआर में अंकित है कि मृतक से अंतिम बार उसकी प्रेमिका सोनल से बात हुई थी। मृतक की प्रेमिका से संबंध होंगे, ये सीडीआर में दोनों के बीच महीने में हर दिन लगभग 10-10 बार बात जो होती थी, उससे पुलिस ये कह रही है कि इससे उनके संबंध थे, अनैतिक या अवैध संबंध थे। और मान लिया जाए कि रोज होने वाली बातचीत का मतलब ये नहीं होता कि प्रेम संबंध में ही बात हो रही हो। भाई ये हो सकता है कि दोनों दिन में कई बार राजनीति पर बात कर रहे हों, या क्या खाया, क्या बना था घर में, या आज शाम को क्या बनेगा, कौन सी सब्जी आएगी, सब्जी का इस समय रेट क्या है, हो सकता है वो डिस्कस कर रहे हों। तो ये तो साबित होना चाहिए गवाहों के बयान में कि देर रात तक वो उससे बात कर रहा था, दिन में बात कर रहा था, सवेरे बात कर रहा था। सीडीआर से अगर साबित करना है तो उसके पहले किससे बात हुई थी, उसके बाद किससे बात हुई थी, मिस्ड कॉल किसकी किसकी आई थी। ये सब चीज़ें केवल सीडीआर सबमिट कर देने भर से ये साबित नहीं हो सकता कि दोनों में प्रेम संबंध थे या अवैध संबंध थे। लेकिन इतना तो था ही कि दोनों में घनिष्ठता थी, ये फैक्ट है। तो दो फैक्ट हो गए इसमें। अब उच्च न्यायालय की खंडपीठ के न्यायाधीश द्वय ने जो कमियां विवेचना में बताई हैं, वो कमियां बहुत गंभीर हैं, बहुत ही गंभीर हैं। और कोई विवेचक ये गलती सहबन यानी भूलवश नहीं कर सकता। निश्चित रूप से ये जानबूझकर अपराधी को लाभ पहुंचाने की गरज से और इस लाभ पहुंचाने के लिए भारी या मोटी रकम प्राप्त करने के बाद ही ये विवेचना में इस तरह की गड़बड़ी की गई। पहली, पुलिस ने मोटिव ये बताया हत्या का कि लड़की से संबंध थे, पर लड़की के घर वाले इस संबंध से दुखी थे और शादी करने को राजी नहीं थे। अब जिस लड़की का जो मुख्य कारण बताया पुलिस ने, उसको गवाह ही नहीं बनाया, वो गवाह ही नहीं है, ट्रायल में गवाह नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि भाई आप कैसे साबित कर रहे हैं कि संबंध थे, उसको ट्रायल में कोर्ट में आने देते, उससे क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता, तभी तो ये साबित होता था कि उससे संबंध थे या नहीं थे। असल में होता क्या है, ग्राउंड पर क्या है कि अब जैसे भाई और बाप अभियुक्त हो गए, मान लिया उन्होंने इकबालिया बयान कर लिया कि हम ही ने मारा है और लड़की की वजह से मारा है, लड़की से उससे संबंध थे, वो मिलने आया था, वो कह रहा था मैं लेके भाग जाऊंगा इसलिए मारा है। लेकिन पुलिस में पूरी पैरवी ये होती कि साहब अब वो लड़की है, लड़का तो मर गया, कुछ ऐसा करिए कि उसको अदालत के चक्कर न लगाने पड़े, उसका नाम किसी तरह से निकाल दीजिए, उसको गवाही में मत डालिएगा, नहीं तो अदालत के चक्कर लगाएगी, लड़की की बदनामी होगी, शादी नहीं होगी। और फिर ये तय तोड़ होता है और आप समझ ही सकते हैं कि किस इस काम के बदले में क्या क्या लिया गया होगा। और पुलिस कैसे इस बात पर राजी हुई होगी कि अच्छा ठीक है, मैं लड़की को गवाह के रूप में भी नहीं रखूंगा और लड़की को एफआईआर से निकाल ही दूंगा, जबकि किसी भी विवेचक को ये पता है कि अगर लड़की से अवैध संबंध के कारण कोई हत्या हुई है तो लड़की इस घटना की अहम गवाह होगी। तो ये होता है, पूरा प्रयास किया जाता है कि लड़की की गवाही भी न हो, लड़की को अभियुक्त की श्रेणी से हटा दिया जाए, और उसके लिए परिवार वाले कुछ भी करते हैं, जो भी पुलिस कहती है वो करते हैं, और फिर जब वो हो जाता है तब पुलिस उसका नाम उसमें से निकाल देती है, और यही हुआ होगा। तो बिना मोटिव के साबित किया जाना कि हत्या का मोटिव क्या था, कोई विवेचना पूर्ण नहीं हो सकती। कैसे इसको मान लिया गया, और कैसे खाली केरल से वापस आए एक आदमी के बयान को प्रत्यक्षदर्शी का बयान बनाकर और केवल उसी पर ट्रायल कराया जाना और बाद में उनको सजा दे दिया जाना। यही बात दूसरे पॉइंट में हाई कोर्ट ने लिखी है कि मुख्य गवाह चैन सिंह की गवाही, जिसकी बिना पर अकेली उसी गवाही पर पिता पुत्र को निचली अदालत में सजा हुई थी,
और जो उसकी सीडीआर लगाई गई थी, लगाई किसी दूसरे कंटेस्ट में गई थी सीडीआर, लेकिन उसका बयान था कि मैं उस रात लड़की के घर पे ही उसके पिता के रिक्वेस्ट पर मैं वहीं सो गया था, क्योंकि उसकी बाइक खराब हो गई थी, जबकि उसकी प्रेजेंस उस रात वहां सीडीआर में थी ही नहीं। वो दूसरे के घर पे सोया हुआ था। जब ये मृतक के माँ ने इस बात को पॉइंट आउट किया और फिर बाद में देखा गया तो ये पता लगा कि मृतक की माँ सही कह रही है, वो किसी दूसरे के घर रुका था और पुलिस ने उससे ये कह के एक बयान तैयार करा दिया कि मैं तो रात उसी घर में रुका हुआ था जब ये रात में बवाल हुआ था। तो इतना बड़ा लैकुना ये लापरवाही के कारण नहीं हो सकता, ये तो भारी उत्कोच लेकर जानबूझकर अपराधियों को बचाने का कृत्य है। हाई कोर्ट के आदेश में विवेचना की जिन जिन कमियों का उल्लेख किया गया है, उस आधार पर जिला पुलिस अधीक्षक मांडला को एक विस्तृत विभागीय जांच करानी चाहिए। ये तो सब कागजों में सब चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स में हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। हाईकोर्ट ने जब कहा कि विवेचना में ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है, और हमें लगता है कि जिला पुलिस अधीक्षक मांडला ने ये जांच कराई भी होगी या चल भी रही होगी, नहीं कराई है तो कराई जानी चाहिए और देखना चाहिए कि किन पुलिस कर्मियों की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है अपराधियों को बचाने में। और अगर ये साबित होता है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की विवेचना में लगे हुए लोगों ने इतनी गंभीर त्रुटि कैसे लापरवाही से तो हो ही नहीं सकती कि आपने उल्लेख ही नहीं किया इस बात का कि हत्या क्यों हुई, और जिस लड़की के बिना पर आपने ये कहा कि साहब ये इसकी वजह से हत्या हुई है, या यूं कहें कि यही उस मोटिव है इस हत्या के पीछे, उसे बतौर गवाह न तो आपने कागज में रखा और न ही फिजिकल प्रेजेंस उसकी कहीं पर है बतौर गवाह, तो कैसे साबित होगा ये? पुलिस वाले इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी विवेचना कंप्लीट की गई। ये आवश्यक है कि इसकी विभागीय जांच हो और अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पाई जाती है तो उन सभी भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा लिखकर उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, पुलिस की बदनामी ऐसे ही 2-4 पुलिस वालों की वजह से होती है, पूरा महकमा बदनाम होता है। और सबसे बड़ी बात कि जिस समाज की सुरक्षा के लिए, जिन लोगों की सुरक्षा के लिए, या जिन पर जो लोग हम पर भरोसा करते हैं पुलिस पर, उनका भरोसा उठ जाता है पुलिस से। कह रहे साहब बताइए, ये तो मिल गए, पैसा ले लिया इन्होंने, छूट गए। और आरोप तब लोग न्यायपालिका पर लगाते हैं कि साहब ये जज साहब मिल गए थे इसमें, इसीलिए छोड़ दिया उन्होंने। क्या करेंगे जज साहब? आप गवाही प्रस्तुत नहीं करेंगे, आप गलत तथ्यों का उल्लेख करेंगे, आप ऐसा कुछ उल्लेख करेंगे जो वास्तव में था नहीं, आपके कागजों में ही लगता है कि ये नहीं है, और फिर ये अपेक्षा करेंगे कि नहीं साहब इनको फांसी चढ़ा दी जाए। कैसे होगा ये भाई? जो अदालतों के जो आदेश होते हैं उन सब की स्क्रूटनी होती है, निचली अदालत की, हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट की अदालतों की सुप्रीम कोर्ट में स्क्रूटनी होती है, और खूब स्क्रूटनी होती है, कहीं पर मनमानी की गुंजाइश नहीं है। तो बिना बात के पुलिस न्यायपालिका लोग जो है पब्लिक न्यायपालिका पे दोष लगाते हैं। पुलिस भी कहती साहब हमने तो पूरा काम किया था, ये तो जज साहब जाने। इसी तरह के लोग, वो पुलिस के प्रति जो लोगों में अविश्वास होता है उसके जिम्मेदार होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।